नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर आज इच्छा हुई कि आप लोगों के सामने कोई कहानी रखी जाए। दोस्तों, शुरू से अभी तक सुनी हुई कुछ कहानियाँ मन पे छप जाती हैं और उन्हीं में से एक कहानी जो मुझे याद आई है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कहानी जो सुनी थी वो एक ग्रामीण आदमी से संबंधित है जो बहुत मेहनती थे और अपने खेतों के अलावा कुछ बाहर के कार्य भी किया करते थे, जैसे छोटे मोटे ठेके इत्यादि लेना, और इस तरह उन्होंने कई काम करके काफ़ी पैसे कमाए। उनकी समाज में भी इज्जत थी और घर में भी बड़ी इज्जत होती थी। धीरे धीरे समय का व्यवहार बदलता गया, काम करने के तरीके बदलते गए और उम्र के तकाजे के वजह से खेतों में भी इतना काम नहीं कर पाते थे। अब हुआ ये कि नए काम के अवसर वो समझ नहीं पाए और धीरे धीरे काम धंधे से दूर हो गए। उम्र भी होती जा रही थी और उम्र के उस दौड़ में आकर वो अपने बिस्तर पर रहने लगे। लोग मिलने जुलने आते तो उन सब की आवभगत होती, इनकी भी आवभगत होती। इसी सिलसिले में कहानियाँ सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता था। मगर जब इनकी आमदनी बंद हो गई तो धीरे धीरे एक समय आता गया कि उनके पोते पोतियाँ, बेटे बहुएँ या घर के दूसरे सदस्य जो उनकी हर एक आवाज़ पे दौड़ कर आते थे, वो दौड़ कर आने बंद होने लगे। वो आधे आधे घंटे चिल्लाते एक गिलास पानी के लिए, तो कोई एक गिलास पानी भी दे के चला जाता, दे जाता, दो चार बातें भी सुना जाता। ऐसी भी कई बार हो जाती थी। अब वो धीरे धीरे इस बढ़ती हुई बेइज्जती से वो परेशान रहने लगे कि जब तक कमाया धमाया, घर परिवार के लिए किया, सबके लिए किया, तब तक तो कितनी आदर मिलती थी। और अब जब मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, तो मेरी इतनी बेकदरी हो रही है। उस बेकदरी से परेशान होकर एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि चलो भाई, यहाँ से चलते हैं। अब चलता चला जाऊँगा जहाँ कहीं या तो मृत्यु मुझे ग्रस ले या मैं कहीं साधु सन्यासी कुछ भी होके अपना पड़ा रहूँगा। दोपहर का समय था, रास्ते पर जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक सुंदर युवती चली आ रही थी। रास्ते में और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस युवती को देखा, अकेले आ रही है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ रही है। तो नज़दीक आने पर उन्होंने उत्सुकता बस अपने सौजन्यता का परिचय देते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो अकेले इतनी धूप में। तो उसने बताया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं या कोई भी नहीं, तुम मुझे सिर्फ पहचान लो। मैं एक कार्यवश तुमसे मिलना चाहती थी और उसके लिए तुम मुझे पहचानो, ये कि यही मेरा स्वरूप तुम्हारे सामने आएगा। मैं वास्तव में मौत हूँ और हर एक आदमी को अलग अलग रूपों में दिखती हूँ, पर तुम्हें मैं हमेशा इसी रूप में दिखूँगी। और तुम्हें दिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखूँगी कि मैं भविष्य बता सकूँ किसी और का। अब वो भविष्य बताने के सिलसिले में मैं तुम्हें दिखूंगी तो उसकी पहचान ये होगी कि जिस किसी के मैं पैरों के तरफ तुम्हें खड़ी दिखाई दूं तो समझ लेना कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती और उसे तुम जो कुछ भी उपाय बता दोगे वो उपाय उसके ऊपर कार्य करेगा। तो इस तरीके से उसे तुम जो भी उपाय बताओगे वही कार्य करेगा और तुम्हें चूँकि भविष्य की जानकारी होगी तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। दूसरी तरफ मैं जिस किसी के भी सिर के पीछे तुम्हें दिखाई दूं
तो तुम ये समझ लेना कि अब इसकी मृत्यु सन्निकट है, किसी भी हालत में ये बचने वाला नहीं है। तो तुमने अपने हिसाब से जो भी उचित समझो कहना है, पर उसकी कोई इलाज या कोई तरीका या जीवन बचाने का कोई उपाय नहीं बताना है। और अब तुम घर जाओ, इसके पहले रास्ते में तुम्हारे सामने एक घटना घटित होगी और वही धीरे धीरे तुम्हें और तुम्हारी ज़िंदगी को फिर से वापस उसी पटरी पर ला देगी जहाँ से तुम चले थे और जिस चीज़ से ऊब कर अब तुम मरने जा रहे थे। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तभी उन्होंने क्या देखा कि वो युवती तो गायब हो गई, लेकिन उधर से कुछ लोग एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए, जो पालकी जैसी बना रखी थी, लेके चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मौत उसके पैरों के साथ साथ, यानी वही युवती चल रही है। उन्होंने कहा कि भाई कौन हो तुम लोग, और इसको रखो, यहीं पे रखो, देखूं जरा। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, ये बड़ा आया हकीम साहब, एक से एक लोगों ने देख लिया, किसी से तो कोई इलाज हुआ नहीं, और ये हकीम साहब रास्ते में रोकने के लिए कह रहे हैं। हालत तो देखो इनकी, कपड़े फटे हुए भी हैं, गंदे भी हैं, ठीक से लगता नहीं कि नहाए भी हों, और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने, उन्हीं में से ऐसे भी थे, उन्होंने कहा अरे भाई रख दो, देखो तो सही कहना क्या चाहते हैं, क्या पता कोई इलाज ही मिल जाए। उस बिस्तर को या जिस चीज़ पर भी वो थे उसको नीचे रखा गया। इन्होंने निरंतर देखा कि वो युवती उसके पैरों के तरफ ही है और मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ज़िंदगी शेष है। तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ खान पान में परहेज बताकर उनको कहा कि इनको ले जाइए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और घबराने की बात नहीं है। पहले किसने क्या बताया और किस किस का इलाज कराया इसका मतलब नहीं है, हो सकता है सही समय आ गया हो और आपको सही इलाज मिल गया, इसलिए ले जाइए और ये इलाज कीजिए। दो एक ने पहचान भी लिया कि फलाने गांव के रहने वाले फलाने आदमी हैं, और पूछताछ करके वो लोग भी अपने रास्ते चले गए। उस व्यक्ति का इलाज हुआ और वो धीरे धीरे 15 दिनों में स्वस्थ हो गया। इस बीच में कई बार वो लोग इनसे मिलने भी आए और लोगों ने बताया कि उसको किसी भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य, जितने भी नामी परिचित लोग हैं सबसे दिखाया गया था, और अंततः सबने मना कर दिया था कि भाई अब ले जाओ, सेवा कर लो, ये बचने वाला नहीं है, ये नौजवान मृत्यु के मुख में जाएगा ही। मगर इस चमत्कार के वजह से उनका नाम हो गया और धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी। जिस किसी को ले आते दिखाते, किसी को कोई चीज़ बताना, किसी को कोई चीज़ बताना, किसी को आंवले का रस, किसी को त्रिफला का चूर्ण, किसी को किसी पेड़ की पत्ती, किसी को किसी पेड़ का छाल, जो कुछ भी बता सकते थे बता देते थे, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगते थे। और इधर जब पैसे की आमदनी होने लगी उन लोगों के वजह से, तो इनके घर में भी इनकी मान मर्यादा फिर से वापस आ गई। लोग इनकी सेवा में खड़े रहते, दौड़ दौड़ के आते, एक एक आवाज़ पे इनके दौड़, 2 आदमी 4 आदमी दौड़ते। महफिल वैसे ही लगने लगी, चाय और पानी का और शरबत का दौर चलने लगा। अब ये सब चलता रहा, काफ़ी तरक्की हुई, काफ़ी दिन ये जिए भी और खुश भी रहे। अब एक दिन अचानक 10-15 आदमियों की भीड़ के बीच में बैठे थे, तो क्या देखते हैं कि वही कन्या या स्त्री इनके पैरों के तरफ चली आ रही है। अब बातें करते करते अचानक जो इनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी कि ये तो मेरे ही पैरों की तरफ आ रही है, तो समझ गए कि ये तो मेरी मृत्यु आ गई। मगर अब चूंकि ये जानते थे, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो उनके पैरों के नज़दीक पहुंची, तो एकदम से गुलाटी खाकर पैर की जगह सिर कर दिया और सिर की जगह पैर कर दिया। अब जितने लोग बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, उनको तो मृत्यु या वो स्त्री कोई दिखाई नहीं दे रही थी।
उन्होंने सोचा कि इसको क्या हो गया भाई, अचानक कैसे गुलाटी मार गया, इतनी गुलाटी मारने की ज़रूरत क्या पड़ी इसको। लेकिन इनकी नज़र तो सामने उसी के ऊपर थी कि वो फिर घूमकर वहीं पे आ रही थी, इनके पैरों के पास। जैसे ही वो पैरों के पास पहुंची, फिर उन्होंने गुलाटी मारी और गुलाटी मार के अपना सिर उसकी तरफ कर दिया। इस तरीके जब 4-5 बार हुआ तो वो मृत्यु तो मुस्कुरा रही थी कि तेरा अंत समय आ गया है, तुझे चलना ही है, और ये कह रहे थे कि मैं तुझे तिगनी का नाच नचा के छोड़ूंगा। इधर जो जितने लोग बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि भाई इसको कोई बीमारी हो गई है, कोई बाय लग गई है, अचानक से अजीब तरह की हरकतें करने लगा है। तो जल्दी से सबने हाथ पैर पकड़ के और उसी खाट से बांध दिए जिस पे वो बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अब हिलना डुलना मुश्किल है और मौत सामने आकर खड़ी हो गई, तो मौत ने कहा कि देखा तेरा समय आ गया है और मैं भी तेरे पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती मेरी डूबी वहाँ पानी बहुत कम था, अगर ये अपने मुझे बांध नहीं देते तो मैं तुझे तिगनी का नाच नचा ही देता। दोस्तों, मृत्यु आनी थी, आई ले गई, लेकिन भाग्य चक्र और समय चक्र कैसा चलता है, किसके लिए और क्यों चलता है, ये हम आप निर्णय नहीं ले सकते। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।